MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं, और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दंगा कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। जो उत्तर प्रदेश में अशांति फैला रहे हैं, चाहे वो तौकीर के गुर्गे हों, तौकीर के साथी हों, या मदनी से बयानबाजी के बाद बरगलाने वाले मौलाना, सबका इलाज होगा। दिखाता हूं मैं इलाज कैसा होगा। देख रहे हैं आप, योगी फोर्स ने तैयारी कर ली है, बुलडोजर भी चलाया जाएगा और बदमाशों का एनकाउंटर भी होगा। देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो फोर्स की तैयारी है। जरा आप देख रहे हैं, एक बुलडोजर फोर्स यूपी में चल रही और ये उन पर गरज रही है जो दंगा फैला रहे थे। बरेली में पता है ना कैसी नारेबाजी की थी दर्शकों, उन्हीं लोगों पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पीछे लाइट चला, पीछे लाइट चला, पीछे लाइट चला। जबरदस्त कार्रवाई हुई, लेकिन देख रहे हैं आप, बुलडोजर के सामने कुछ महिलाएं आ गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, सवाल उठाए, लेकिन फोर्स इतनी थी कि विरोध काम नहीं आया। खड़ी हो गई अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कहां बुलडोजर चला। यह है तौकीर का करीबी। तौकीर इस समय जेल में बंद है और यही वो तौकीर है जिसके कहने पर बरेली में हिंसा हुई। लेकिन अब जिन्होंने हिंसा में भागीदारी की, हिंसा को आगे बढ़ाया, उन पर बुलडोजर चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप भूल गए हो तो ये तस्वीर देखिए जरा। याद है ना आपको बरेली में कैसी डेंटिंग पेंटिंग हुई थी? दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब सवाल यह दर्शकों कि जब कार्रवाई हो रही है उसके बाद भी कई लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, जिहाद की बात करते हैं। उसमें से एक हैं ये मौलाना मदनी। महमूद मदनी ने जिहाद की बात की थी, लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो मदनी के भी सुर बदल गए। सुनिए जरा। मैंने बहुत कोशिश की है और इसको बहुत अच्छे से कोशिश करके बनाया, इसीलिए कागज हाथ में लेके बैठता हूँ, इसी वजह से, इसी डर से। लेकिन दोस्त लोग तो बड़े होशियार हैं घुमा फिरा के बयान करने में। दोस्तों के हाथ में तोता लग गया, उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं। ठीक है भैया, खुश हो जाओ, इसमें खुश हो जाओ, क्या करेंगे आप। 24 घंटे में मदनी के सुर बदल गए हैं। जो बात जिहाद की कर रहे थे अब हंसने लगे हैं, लेकिन ये हंसी के पीछे एक डर है। रिपोर्ट में दिखाता हूं। जब बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़ों को डर लगता है, फिर चाहे वो तौकीर हो या जिहाद वाले मियां मदनी। तौकीर ब्रिगेड ने जैसा तांडव किया वैसा ही इलाज आज तक जारी है। बरेली में आज का बुलडोजर उसी की गवाही है, लेकिन योगी के रडार पर अब नया मौलाना है जिसके तौकीर जैसे बोल हैं।
अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। नारे तकबीर! अब जैसी भाषा कभी तौकीर की थी वैसी भाषा मदनी बोल रहे हैं, तो योगी ने आज बरेली में उनको ट्रेलर दिखा दिया। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बस इसी के बाद मदनी के सुर बदल गए हैं। उन्हें जिहाद की जगह जन्नत नजर आने लगी है। दोस्तों के हाथ में तोता लग गया, उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं। मौलाना तो समझ गए बरेली के दंगाई भी राइट टाइम है, लेकिन अखिलेश को अब भी योगी पर शक है। बरेली में बुलडोजर चल रहा है, वो केवल ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का कौन है, इसमें गरीब कौन है, मुसलमान कौन है, केवल उनकी सूची बनाई जा रही है। अब अखिलेश को कौन बताए, गर्मियों में भी बरेली को शिमला बनाने वाले योगी सर्दियों में इसे सर्बिया बनाए बिना कहां छोड़ने वाले हैं। और ये योगी का प्रण है। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। अच्छे अच्छे मौलाना बुलडोजर से ठीक हो गए। दिखाता हूं मैं आपको। यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर वार लगातार जारी। आज बरेली में पीले पंजे की दहाड़ फिर से सुनाई दी। मौलाना तौकीर के करीबी के मैरिज लॉन पर बुलडोजर चलाए। दर्शकों, 700 वर्ग में बना ऐवान फरहत लॉन मिट्टी में मिल गया है। दूसरा बुलडोजर एक्शन भी सपा नेता और मौलाना के करीबी के घर पर हुआ। बुलडोजर एक्शन के दौरान 5 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। हालांकि बुलडोजर के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने हंगामा किया, लेकिन बवाल के बाद भी बरेली में बुलडोजर का प्रहार जारी रहा। दरअसल मैरिज लॉन के मालिक राशिद तौकीर के साथ उठता बैठता था। आरोप है कि राशिद सरफराज ने बरेली में हिंसा के दौरान लोगों को उकसाया था। 26 सितंबर को इन्हीं साजिशों के बाद बरेली में हिंसा भड़की थी। हिंसा के बाद से तौकीर के करीबियों की 19 इमारतें मिट्टी में मिला दी गई हैं। तौकीर के करीबियों की 90 इमारतें अब तक सील की जा चुकी हैं और इसके बाद भी लगातार एक्शन हो रहा है। प्रशासन इस एक्शन पर क्या कह रहा है और पब्लिक क्या कह रही है, सुनिए जरा। ये 2 मैरिज हॉल थे, गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत मैरिज हॉल। हाँ। उसी की कार्रवाई चल रही है। ये गुड मैरिज हॉल है और राशिद खां और जो है वो ऐवान फरहत है डॉक्टर सैफ अली खान। ये मैरिज हॉल जब भी 10-12 में बना होगा तभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो है बकायदा इनको सुन के नोटिस करके ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया दर्शकों आपने। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये बुलडोजर और ज्यादा तगड़ा गरज रहा है। देख रहे हैं आप, ये 24 नवंबर को तौकीर के करीबी पर चला था और ऐसा चला था कि दंगाई दंगा करना भूल जाएंगे। देखिए जरा। देखा आपने एक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन महमूद मदनी बदल गए इस एक्शन को देखकर। सुन रहे हैं, ये बयान पहले का है दर्शकों। पहले जरा सुनिए आप कैसे ये जुल्म की बात कर रहे थे, जिहाद की बात कर रहे थे। सुनवाइए जरा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। नारे तकबीर! अब सुन लिया आप, यह महमूद मदनी का बयान जो कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लेकिन अब क्या हुआ महमूद मदनी साहब को बताता हूं मैं। मदनी का जिहाद वाला बयान मौलाना तौकीर के तेवर से मैच कर रहा था। तौकीर ने भी फसाद का रास्ता चुना, बरेली को दंगे में झोंक दिया था। तब योगी ने कहा था मौलाना भूल गया कि सरकार किसकी है। योगी ने इसी बयान के बाद तौकीर ब्रिगेड की डेंटिंग पेंटिंग की थी। मौलाना तौकीर अब तक जेल में है तो करीबियों पर बुलडोजर चल रहा है। तौकीर से जुड़े लोगों की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 19 होटल लॉन इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं, 90 इमारतें सील हैं। मौलाना तौकीर का यह हाल देखकर जिहादी वाला बयान देने वाले मदनी भी डर गए हैं। बरेली में आज जब बुलडोजर चल रहा था तब मदनी ने अपनी सफाई दे दी। सफाई में कहा जिहाद का गलत मतलब बताकर भ्रम फैलाया गया।
मदनी ने कहा हम जिहाद का मतलब आतंकवाद से लड़ना मानते हैं। यानी महमूद मदनी ने बुलडोजर देखकर जिहाद का मतलब बदल दिया और कहा कि जिहाद का मतलब तो मुसलमानों से जुड़ी नेगेटिव बातों से बताइए जरा। यानी तौकीर वाली गलती करने से पहले मौलाना मदनी ने अपनी भूल को सुधार लिया है, वो बदल गए हैं। अब आपको सुनवाता हूं कैसे मदनी ने यू टर्न ले लिया है, सुनिए जरा। हम आप एक साथ बैठे हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, इस पर हम सब लोग एक साथ हैं, है ना, एक सहमत हैं हम। अब जब हम लोग सहमत हैं इसके ऊपर, बहुत ही बारीक सी बात है, यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान लें, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसका नुकसान है। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रैप में मत आइए। पाकिस्तानी जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ट्रैप में अगर आप आएंगे तो उनको मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, मदनी ने तो यू टर्न ले लिया है, लेकिन दंगाइयों पर कैसे एक्शन हो रहा है आइए जरा आपको दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, थाने में मजार पर बुलडोजर चला है बलरामपुर में, दिखाइए जरा तस्वीर। फोर्स तैनात कर दी गई है और यहां पर जबरदस्त बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दंगाइयों पर नहीं, अवैध जगह पर भी बुलडोजर चल रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, गुजरात लेकर चलता हूं। देख रहे हैं आप, गुजरात में मंदिर की जमीन पर मस्जिद बना दी गई और आज उसे धराशायी कर दिया। फुल फ्रेम दिखाइए। इधर यूपी गुजरात में बुलडोजर चल रहा है, उधर बिहार से खबर और दिखा देता हूं आपको। देख रहे हैं आप, बुलडोजर चला तो बवाल हो गया, भारी बवाल के बाद लाठी डंडे चल गए। अब मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कैसे सख्ती दिखाई, देखिए जरा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बुलडोजर तो बुलडोजर, अब तो ऑपरेशन खल्लास भी चल रहा है और बावरिया गैंग खत्म कर दिया आज यूपी में दर्शकों। इसके बाद आपको बताऊं वो तस्वीर दिखाइए जरा। ये मैंने आपको कहा था बुलडोजर तो चल रहा है लेकिन फोर्स आपकी सुरक्षा में तैनात है। जो गैंग खौफ का पर्याय बन गया है उसका खात्मा हो गया है। ये देखिए आप, शामली में यहां पर गैंगस्टर छुपा हुआ था और जैसे ही पुलिस को खबर लगी वो वहां से भागने लगा। देख रहे हैं आप, यूपी में गैंग को खल्लास कर दिया है। ये गैंग है बावरिया। अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर। ये देख रहे हैं आप, ये मामूली बदमाश नहीं था, ये भी जान लीजिए। 1 लाख का इनाम घोषित था दर्शकों इस पर। यह मिथुन बावरिया जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों आपको बताऊं, यूपी में तो एनकाउंटर हो रहा है लेकिन चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग का गैंग वॉर हो गया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये वो सीसीटीवी आपको दिखा रहा हूं जहां पर गैंग वॉर हो गया। अब दर्शकों शूटर का मर्डर हो गया है। पुलिस की टीम पहुंची है लेकिन बताया जा रहा है कि ये गैंग वॉर है और गैंग वॉर भी इतना खतरनाक है जो कई चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चंडीगढ़ में जहां गैंग वॉर हो रहा है तो यूपी में गैंग को खत्म किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बंदूक से निकली गोली और बाबा की बोली, जिसने भी हल्के में लिया उसे यमराज के साक्षात दर्शन हो।
बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस ने प्रख्यात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पर मौजूद पुलिस ने CSC में एडमिट कराया, जहां उसकी मौत हो गई। बावरिया गैंग ने योगी के मैसेज को हल्के में लिया था। नतीजा सामने है, 1 लाख का इनामी मिथुन मिट्टी में मिल चुका है। व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले को पता है कि अगर उसने कहीं सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर फिर यमराज ही उसका इंतजार कर रहा होगा। यानी यूपी में अपराध करोगे तो अंजाम एक ही है, या तो जेल या फिर जहन्नुम। लेकिन चंडीगढ़ में अपराधियों की गैंग वॉर चल रही है। लॉरेंस गैंग खून की होली खेल रहा है और पुलिस चुप है। यही लॉरेंस गैंग जब यूपी में घुसा तो लाशें निकली, चंडीगढ़ पहुंचा तो लाशें गिरा रहा है। यानी चंडीगढ़ भी इलाज का योगी मॉडल मांग रहा है। देखा दर्शकों, आप ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस समय बावरिया गैंग को योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे खल्लास कर रही है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। यूपी में आज सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चल रहा, बल्कि बुलेट भी चली है दर्शकों। शामली पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया है। बावरिया गैंग का यह बदमाश कई राज्यों में वांटेड चल रहा था, लेकिन जैसे यूपी पुलिस ने एंट्री ली, पुलिस ने इसे यमराज के पास भेज दिया। एनकाउंटर साइट से कार्बाइन, इटली में पिस्टल बरामद की गई। कुख्यात मिथुन बावरिया पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हत्या लूट जैसे मामले में पंजाब से राजस्थान तक मिथुन वांटेड था। बावरिया गैंग के मिथुन ने तमिलनाडु से कई लूट की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही बदमाश मिथुन योगी फोर्स के रडार पर आया, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, तभी गोलीबारी हो गई। जवाबी फायरिंग में 1 लाख का इनामी मिथुन मौके से ही फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढेर कर दिया गया। यूपी में अब तक 260 के करीब अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है और जबरदस्त एक्शन अब भी लिया जा रहा है। सुनिए पुलिस की टीम क्या कह रही है। बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस ने प्रख्यात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पर मौजूद पुलिस ने CSC में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए, और जहां उसकी मौत हो गई। की टीम क्या कह रही है, लेकिन इधर चंडीगढ़ में तो उल्टा ही हो रहा है। वहां तो शूट आउट हो गया है। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम, ये वो CCTV है जहां पर शूट आउट हुआ है और वो पूरा कैमरे में कैद हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये 2 गैंग के बीच में शूट आउट था और बाकायदा हैरी बॉक्सर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पोस्ट करके बताया है कि इस शूट आउट के पीछे हमारे ही गैंग का हाथ है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, ये गैंग वॉर कैसे हुआ है और इस गैंग वॉर की पूरी कहानी क्या है, आइए जरा आपको समझाते हैं। चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग की गोलियों से आज इलाका दहल उठा। शूटर्स ने इंदरप्रीत उर्फ पैरी नाम के अपराधी की हत्या कर दी। गैंग वॉर का एक CCTV फुटेज सामने आया है। हमलावर एक सफेद कार से आए और पैरी पर अटैक कर दिया। 3 शूटर्स ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। कुल 5 गोलियां मारी गई। घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। पोस्ट में पैरी को गद्दार बताते हुए कहा कि आज से नई जंग की शुरुआत है। लॉरेंस गैंग ने लिखा, पैरी हमारे ग्रुप का गद्दार था, इसलिए उसको मार दिया है। ये गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर क्लब से पैसे इकट्ठे करवाता था। अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर भारत लाए जाने के बाद ये पहली हत्या है दर्शकों। यानी पंजाब में गैंग वॉर और हत्याएं बढ़ने की आशंका है, क्योंकि लॉरेंस गैंग बदला ले रहा है, जबकि शहबाज भट्टी और गोल्डी घात लगाए बैठे हैं। पंजाब पुलिस के लिए इस गैंग वॉर से निपटना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यूपी में तो एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन पंजाब में गैंग वॉर हो रहा है। सुनिए जरा पुलिस की टीम क्या कह रही है। शाम को लगभग 6 बजे हमें सूचना मिली कि यहाँ टिम्बर मार्केट सेक्टर 26 में एक गाड़ी में किसी शख्स को गोली मार करके उसकी हत्या की गई है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। डिसीज की पहचान हुई है, इंदरप्रीत सिंह अलियास पैरी है, चंडीगढ़ का ही रहने वाला है और इसका भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, कुछ क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ दर्ज है। तो अभी शुरुआती जांच में ये पाया गया है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं और ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि भारत और रूस
और ज्यादा करीब आ गए हैं। कुछ घंटे बाकी हैं, मोदी के दोस्त पुतिन आएंगे और सिर्फ पुतिन नहीं, मोदी और पुतिन की मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि एक पावर शो होने वाला है। आपको दिखाएं, ठीक 4 साल पहले भी मुलाकात हुई थी और रूस से अब कैसी भारत के संबंध हैं ये आप जानते हैं, और ये संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं क्योंकि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं मैं, पीएम मोदी स्वागत करेंगे, दिखाइए। दशकों पुरानी दोस्ती है, आखिरी बार मुलाकात चीन में हुई थी और उस बैठक के बाद से भारत और रूस की दोस्ती की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ी डील होगी। डील कहां होगी? ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में। ये डील क्या होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन भारत का साथी रूस लंबे समय से रहा है। लेकिन दर्शकों, इस मुलाकात पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि जब पुतिन आएंगे तो भारत मजबूत होगा। इसलिए ट्रंप और मुनीर की धड़कन बढ़ने लगी। अड़तालीस महीने बाद फिर से दिल्ली में मिलन की तैयारी है। 1460 दिन बाद वही दिसंबर का महीना है। सर्दी में गर्मजोशी से वेलकम का इरादा है, क्योंकि ये रिश्ता पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से ऊपर है। रूस भारत संबंध केवल राजनीतिक प्रोटोकॉल और व्यापार समझौता का एक मानक सेट नहीं है, ये इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग में सबसे बड़ी डील की तैयारी है। 2 दिन बाद दिल्ली में पावर और एनर्जी का ग्रेट शो होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, भारत और रूस की सबसे बड़ी डील होने वाली है, और इस डील को देखते ही पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ जाएंगे। क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं दर्शकों। इससे पहले पुतिन 2021 के दिसंबर में ही भारत आए थे। 4 दिसंबर को पुतिन 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे, यानी दिल्ली पहुंचेंगे। भारत रूस के बीच सालाना समिट में मोदी पुतिन मिलेंगे। 5 दिसंबर तक ये समिट चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील का प्लान भी बन चुका है। आपको बताएं, भारत रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर बात होगी। आप इसे समझिए। डिफेंस डील में S-400 मिसाइल सिस्टम सबसे अहम है दर्शकों हमारे लिए। रक्षा समझौता इस बार दोनों देशों की प्राथमिक सूची में है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत होगा। लॉजिस्टिक और सपोर्ट के साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय मिशन बड़ी बात है। आपदा प्रबंधन पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। 50% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी डील होने वाली है। क्या है बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात व्यापार के लिए? भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 सेट खरीदेगा दर्शकों। आपको बताऊं, रूसी फाइटर जेट Su-57 के 3 स्क्वाड्रन भी भारत लेने वाला है। शॉर्ट रेंज की पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम की डील होने वाली है, और वोरोनेज रडार सिस्टम खरीदने पर भी समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी साझेदारी होगी। इसे समझ लीजिए, भारत का जो रुपे कार्ड है वो रूस में, और रूस का जो MIR है वो भारत में चलेगा दर्शकों। भारत का UPI और रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने सोचा है कभी, राष्ट्रपति पुतिन 10 बार भारत का दौरा कर चुके हैं, और पुतिन ज्यादातर दिसंबर के महीने में ही भारत आए। क्यों आए? 2002, 2004, 2012, 2014 या फिर 2021, हमेशा पुतिन दिसंबर के महीने में ही भारत आते हैं। भारत रूस शिखर सम्मेलन दिसंबर में ही होता है दर्शकों, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में आते हैं। बड़ी बात यह है कि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुनिए प्रवक्ता क्रेमलिन के क्या कहना है। हमारे द्विपक्षीय संबंध आपसी समझ, साझेदारी, वैश्विक मामलों पर साझा दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विधि, शासन और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखने की क्षमता पर आधारित एक प्रणाली की गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है।
यह हमारे संबंधों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। हमें अपने भारतीय मित्रों के ऐतिहासिक विकास के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर गर्व है। हमारे देश के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण रुख के लिए उनके बहुत आभारी हैं। अब एक बड़ी बात आपने समझी है दर्शक कि भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कौन कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या करेंगे ट्रंप? अब तो पुतिन आ रहे हैं और भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, कई देशों की नजर है मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। चीन और पाक भी मोदी और पुतिन की जोड़ी पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि चीन में ही पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी, लेकिन भारत आना, भारत और रूस के संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस पर चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की नजर है दर्शक, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है इस मुलाकात में। आइए आपको बताता हूं क्यों नजर है। भारत रूस की मीटिंग पर अमेरिका की गहरी नजर है। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत से ट्रंप नाराज है। भारत पर वो इसी वजह से हाई टैरिफ भी लगा चुके हैं। बावजूद भारत ने रूस से अपने रिश्ते खराब नहीं किए। अमेरिका का संबंध रूस से अभी तनातनी का शिकार है। ट्रंप के टेंशन की एक वजह भारत रूस की डिफेंस डील भी है दर्शकों। चीन भी अर्थ मटेरियल डील की वजह से परेशान हो सकता है। आधुनिक हथियारों की खरीदारी से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में रूसी हथियार से बर्बादी पाकिस्तान देख चुका है। यूरोपियन यूनियन ने भी इधर मोदी पुतिन की मुलाकात पर नजरें गड़ा ली हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और ईयू को उम्मीद है कि दिल्ली से शांति की राह निकल सकती है। पीएम मोदी भी यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। कई मंचों से वो इस बात को कह भी चुके हैं। लेकिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। And we understand that there is a pressure. हम यूएस और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों में दखल नहीं दे सकते। हम समझते हैं कि भारत पर दबाव है। यही वजह है कि हमें संबंधों का ऐसा आर्किटेक्चर बनाने में सावधानी बरतनी होगी जो किसी भी तीसरे देश के असर से मुक्त हो। हम जानते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को तय करने में बहुत आजाद है। हम भारत की इस खासियत की तारीफ करते हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारत का डिफेंस सेक्टर क्यों मजबूत हो रहा है और रूस का कितना बड़ा योगदान है इसमें। देख रहे हैं आप, रूसी हथियार से भारत की ताकत बढ़ रही है। चाहे आप टैंक की बात करें, सबमरीन की बात करें, यानी रूस हमारा बहुत बड़ा साथी है, पक्का दोस्त है, आप आसान भाषा में कहें। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। रूस की टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और उसका उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, चाहे बात ब्रह्मोस की हो या फिर S-400। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि भारत और रूस कितने मजबूत साझेदार हैं। आपने रक्षा क्षेत्र में कई देशों की बात देखी होगी भारत के साथ, लेकिन रूस के साथ कैसे संबंध है आइए समझाता हूं। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी सदियों पुरानी है। भारतीय बेड़े में ज्यादातर हथियार रूसी मूल के हैं दर्शकों। बंदूक हो या टैंक, फाइटर जेट या फिर पनडुब्बी, ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मूल के हैं। रूसी हथियार भारतीय थल सेना की ताकत है। T-72 टैंक ही पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात है दर्शकों। सीमा पर भारतीय जवान जिस राइफल से गश्त करते हैं वो AK-47 भी रूस से ही भारत ने मंगवाई है। आपको बता दें ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध असॉल्ट राइफल है। भारतीय सेना को सुरक्षित ले जाने वाला बख्तरबंद वाहन भी रूस की मदद से बना हुआ है। यानी आसमान से लेकर जमीन तक रूस ने भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाया है। अब रूस की मदद से भारत में ये सभी हथियार बन रहे हैं और इसलिए भारत लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पुतिन और मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर क्यों है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। व्लादिमीरोविच पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और भारत आने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो उनको कहते हैं दोब्रो पाजालोवाद इंडियू। इसका मतलब है कि वेलकम टू इंडिया। आप तो हमारे बहुत परम मित्र हैं। अब आप पूछना चाहते हैं कि कौन कौन सी डील्स होंगी, मैं आपको बताता हूं। सब कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है। डिफेंस एक एरिया है, एनर्जी ऊर्जा दूसरा एरिया है, फिर मेडिसिन है, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन है, फिर एजुकेशन है, फिर ट्रेड है, फिर इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे रुपए
इस समय भारत में पड़े हैं जिनका मालिक रूस है, क्योंकि जो हम लोग पेमेंट डॉलर में उनको नहीं कर सकते थे, जो उनसे हमने हथियार खरीदे हैं, तो ये हमारा तरीका था कि हम यहाँ पर जो कुछ उनको हमने देना है, जो कीमत चुकानी है, वो रुपए हम यहाँ रखेंगे और फिर रूस उसके साथ जो करना चाहता है करेगा, क्योंकि उसको स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम से ये पश्चिमी देशों ने अलग कर दिया और हम डॉलर्स वहाँ भेज नहीं सकते। दूसरी तरफ जो रूस हमसे खरीद रहा है, हमसे मंगवाता है, तो उसके लिए वो रूबल्स डिपॉजिट कर देता है वहाँ पे, लेकिन रुपए उनके यहाँ इस समय बहुत ज्यादा हैं और हो सकता है कि रूस उन पैसे को इन्वेस्ट करे भारत के अंदर, क्योंकि भारत इस समय 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। ये शायद 18वीं मुलाकात होगी दोनों के बीच में और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है, भले ही दो जिस्म हो, लेकिन मेरा मानना है कि हृदय एक है, एक दूसरे के लिए उनका हृदय धड़कता है। मैंने क्लोजली देखा है किस तरह से वो गले मिलते हैं और हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलते हैं। मेरा मानना है कि यूरोप को और मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और भी आग लगेगी। जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। देखा आपने। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं और ये आपके काम की खबर है, आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि संसद में आपके काम की बात होती है, लेकिन अब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, इधर एसआईआर पर विरोध चल रहा है और आज संचार ऐप का मुद्दा भी खूब गूंजा। आइए आपको दिखाते हैं शीतकालीन सत्र में क्या हो रहा है। आज संसद में एसआईआर के मुद्दे को लेकर फिर से विपक्ष ने हंगामा किया, सुनिए जरा। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। सिर्फ संसद के अंदर नहीं, दर्शकों बाहर भी आप देख रहे हैं, विपक्षी सांसद यहां इकट्ठा हो गए और एसआईआर को लेकर यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आपने देखा कल भी हंगामा हुआ, आज भी, यानी संसद का शीतकालीन सत्र एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी। संसद में आज दूसरे दिन भी ऐसा ही नजारा रहा। सुबह सुबह विपक्ष के सांसद अंदर बाहर एसआईआर का विरोध करता नजर आया, जबकि सरकार ने कल ही कह दिया था कि सरकार एसआईआर पर चर्चा को तैयार है। आज ऐलान भी कर दिया। अंतर इतना था कि चर्चा चुनाव सुधार के नाम पर होगी। हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। तो सवाल ये कि क्या कल से संसद में हंगामा नहीं होगा? क्या विपक्ष देश हित के मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा में शामिल होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल विपक्ष का मुद्दा एसआईआर था, आज उसमें संचार साथी साइबर ऐप भी जुड़ गया, क्योंकि सरकार ने इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कराने का फैसला किया था। That doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy turning this country into a dictatorship. देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? सरकार उसी तरह बनाना चाहती है, कोई कोरिया में ना किंग जॉन, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर वंदे मातरम के बाद संचार साथी ऐप पर आज जबरदस्त बवाल हुआ। लेकिन ये संचार साथी ऐप पर बवाल कैसे हुआ, क्या हुआ, बताता हूं। पिछले 2 दिन से संसद में बवाल मचा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। संसद का पहला दिन एसआईआर की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ा। दूसरा दिन एसआईआर के साथ संचार साथी ऐप पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों मुद्दों पर इंडी ने संसद के अंदर और बाहर प्रोटेस्ट किया है। विपक्षी दलों का आज ज्यादा जोर संचार साथी ऐप पर रहा। यही है वो है
जिसे लेकर विपक्षी दलों ने तमाम तरह की आशंका जताई। सरकार ने विपक्ष की तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज खुद इस पर बयान दिया। कहा कि संचार साथी साइबर सिक्योरिटी की कोशिश है। संचार साथी ऐप को रखना कंपलसरी यानी जरूरी नहीं है। संचार साथी ऐप को रखना वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। जो चाहे इसे रखे, जो ना चाहे वो ना रखे। अगर इंस्टॉल है आपके फोन में दर्शकों, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। करना चाहे तो कर दीजिए। इसका जासूसी से कोई लेना देना नहीं, जो विपक्ष कह रहा है। लेकिन ये संचार साथी ऐप क्या है, इसके बारे में जरा जान लीजिए। आपके फोन में भी हो सकता है। आए संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इस ऐप को भारत सरकार ने डेवलप किया है दर्शकों। क्यों किया है? इसका काम चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करना है, फर्जी या फिर डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान करना है। इस ऐप से जो साइबर क्राइम होता है दर्शकों, उसे रोकने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप से स्पैम, धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स भी रोके जा सकते हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले के बाद इसे डेवलप किया गया है दर्शकों। सरकार ने 17 जनवरी 2025 को इस ऐप को लॉन्च किया है। और आपको जानकारी दे दें, यह ऐप लॉन्च हो गई है, लेकिन इसे लेकर आज विपक्ष ने सवाल खड़े किए। उसका जवाब दिया मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सुनिए। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है। इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आज ये ऐप सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। संसद में इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने कई गंभीर आरोप लगाए। कौन सा सांसद क्या कह रहा है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? ये ऐप एक जासूसी ऐप है, ये निजता का उल्लंघन है। सरकार निजता में दखल दे रही है। ये केवल टेलीफोन पर जासूसी नहीं है। सरकार सबके फोन में क्या चेक कर रही है, अखिलेश यादव पूछने लगे। क्या सरकार नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तरह काम करने लगी है? सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, इसलिए नागरिकों के फोन में ताक झांक कर रही है। ये संचार साथी नहीं बल्कि सरकार का साथी है। इधर संचार साथी ऐप पेगासस का पिताजी साबित होगा। आगे बढ़े तो कई निशाने साधे गए। केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह आम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ऐप से देश निगरानी की कोशिश की जा रही है। भारत में हमने पेगासस जैसे मामले देखे हैं। बीजेपी लोगों की निजी जानकारी चाहती है। आखिर में जॉन बिट्रॉस भी सामने आए। संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकता है, जिसे जरूरत हो वह खुद डाउनलोड करे। लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है और मीडिया की बजाय जनता को सीधे बताना चाहिए सरकार को कि इसके पीछे का तर्क क्या है, वो बताएं। लेकिन आज इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सुनवाता हूं आपको। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। हर किसी को परिवार, दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। वह इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि सरकार किसी भी चीज पर बात करने से मना कर रही है। साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं? झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना किंग जॉन, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो। चाहे को आप भी संचार साथी बोल रही हो, सरकार का साथी है। सरकार अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए बहुमत में होने के बावजूद अल्पमत वाली मानसिकता में जी रही है। इसलिए चाहती है हर फोन में घुस जाए और सर्विलांस करे। वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये मैंडेट है कि ये ऐप
बंडल देना ही होगा और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो ऐप आपके फोन लाइब्रेरी, फोटो गैलरी, आपके ऑडियो, आपकी बातचीत किससे हो रही है, सब पे निगाह रखता है। तो क्या नॉर्थ कोरिया बनाने का। अब दर्शकों सवाल तो खड़े कर दिए गए, लेकिन ये संचार साथी ऐप क्या है और आपके काम का है या नहीं है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सरकार ने संचार साथी ऐप पर बड़ा फैसला लिया था दर्शकों। सोमवार को स्मार्टफोन कंपनियों को एक आदेश दिया गया है जिसमें उनके हर स्मार्टफोन में इसे इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी सबको यह आदेश मिला था दर्शकों। इसके लिए स्मार्टफोन कंपनीज को 90 दिन का समय दिया गया है। पुराने फोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर इंस्टॉल करने के आदेश दिए गए। हालांकि इसे पब्लिक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से भ्रम फैल गया, अफवाह उड़ गई। देश भर में यह चर्चा होने लगी कि सरकार इसे जबरदस्ती इंस्टॉल करा रही है। चूंकि अभी संसद सत्र चल रहा है तो विपक्ष ने इसे और ज्यादा हवा दे दी। इसे प्राइवेसी, गोपनीयता, निजता कानून और संविधान से जोड़ दिया। अब बताइए, यह मुद्दा सरकार और स्मार्टफोन कंपनियों के बीच का है, क्योंकि कई स्मार्टफोन कंपनियों की अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें वो किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल नहीं करते हैं। इसमें पहले एंटी स्पैम ऐप पर सरकार और कंपनीज में टकराव हो चुका है। खबर है कि स्मार्टफोन कंपनीज को इसे और आगे भी इस पर चर्चा करनी बाकी है, लेकिन ये आपके फोन में है तो अभी इस पर सरकार ने कहा है कि ये आपको रखना है तो रखें, नहीं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसे लेकर भी हंगामा छिड़ गया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। इससे लोगों को अपनी प्राइवेसी का खतरा है कि उनका डाटा चला जाएगा, उनकी बात टेप हो जाएगी। सारी जो है तरह तरह की जो है लोगों के मन में शंकाएं हैं। सरकार को उन शंकाओं को दूर करना चाहिए और मैंडेटरी नहीं है, ये अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये कम से कम उन शंकाओं को भी निर्मूल करना चाहिए। इस देश का संचार सिस्टम इस समय बेस्ट से बेस्ट चल रहा है, मगर हम इसमें और भी समृद्धि ला करके इस देश के संचार व्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन दर्शकों, ये ऐप आपके लिए बनाया गया है। क्या आपको पता है इस ऐप के कई सारे फायदे भी हैं? आइए मैं आपको बताता हूं संचार ऐप के फायदे क्या हैं। भारत में 1.2 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। स्मार्टफोन मार्केट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। फर्जी या डुप्लीकेट IMEI नंबर की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। IMEI एक यूनिक कोड होता है जो फोन की पहचान करता है। अपराधी 15 डिजिट के इस यूनिक कोड की क्लोनिंग कर लेते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा कर अपराधी स्कैम करते हैं या फिर मोबाइल की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। और सरकार तर्क दे रही है कि ये संचार साथी ऐप पुलिस को डिवाइस ट्रेस करने में मदद करेगा। संचार साथी ऐप से अब तक करीब 23 लाख डिवाइस ट्रेस किए जा चुके हैं। चोरी का फोन होने पर IMEI चेक करके तुरंत ये ब्लॉक कर देता है। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन भी इस ऐप से बंद किए जा चुके हैं। इस ऐप से फ्रॉड कॉल तुरंत रिपोर्ट होंगे दर्शकों, स्कैम भी कम हो जाएंगे और भविष्य में आपको बता दूं मैं, इसमें और ऐप के फीचर्स जोड़े जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट जैसा आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वैसे अपराध भी कम हो जाएंगे। यानी ये ऐप आपके काम का है। साइबर एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए जरा। तो इस ऐप के ऊपर आप अपने जो, अगर आपका फोन खो गया है तो आप अपने फोन की पूरी डिटेल डालकर आप इंस्टेंट तरीके से उस फोन के सिम को ब्लॉक करा सकते हैं, प्लस उसको मॉनिटरिंग पे लगा सकते हैं। वो जो फोन होगा फिर वो किसी भी नेटवर्क पर चलता नहीं है, इनफैक्ट बहुत इजी तरीके से ट्रेस भी हो जाता है। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल बेसिकली यूजर्स की सहूलियत के लिए बना है। अगर आप इसको यूज कर एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हर सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दर्शकों, इधर संचार ऐप पर बात हो रही है, लेकिन संसद में राहुल गांधी को लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है दर्शकों, ये कल आपको हमने दिखाया था। कांग्रेस की सांसद एक कुत्ते को लेकर पहुंच गई और आज राहुल गांधी भी संसद आए और उन्होंने भी कहा कि आज का मुद्दा तो कुत्ता है, डॉग है। कैसे ये संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बात कुत्ते पर आ गई है, सुनिए जरा। जानवर को पसंद नहीं करती है ना सरकार,
गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हाँ यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है। अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझते। क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? शीतकालीन सत्र अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बताता हूं इमरान खान की पिक्चर पूरी साफ हो गई है। जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है, लेकिन कैसे हुआ है, आज जेल में क्या बात हुई, इमरान खान से एक एक चीज आपको दूंगा। लेकिन पहली खबर यह कि इमरान खान जिंदा है। दिखाइए तस्वीर, कैसे आज अदियाला जेल में उनकी बहन को मुलाकात के लिए अंदर दाखिल किया। तस्वीर देखिए जरा। इतना बताइएगा कि मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है? वो सेहत उनकी ठीक है मैडम, इतना बताइएगा कि खान साहब। लेकिन दर्शकों, उनकी बहन मुलाकात करने गई, उससे पहले आप देख रहे हैं सुबह से ही पीटीआई के समर्थक और इमरान के परिवार वाले पाकिस्तान में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत 100 दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। लेकिन दर्शकों खबर यह कि टॉर्चर किया गया है। इमरान से मुलाकात के लिए उनकी बहन पहुंची थी तीनों, लेकिन एक को जाने दिया और उन्होंने जो खुलासा किया है वो आगे आपको बताऊंगा, जो हैरान कर देगा। और इधर जबरदस्त आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद। अब इमरान को रिहा करने की भी मांग होने लगी। तो रिहा करने के लिए नारेबाजी हो रही है, लेकिन मुनीर की फौज ने इमरान समर्थकों को कंटेनर लगाकर रोक दिया है। यानी अभी पाकिस्तान में इमरान जिंदा हैं, तो क्या मुनीर की मौत आने वाली है? बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान जिंदा है या मुर्दा, इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। पिछले एक सप्ताह से इमरान को लेकर अफवाह फैल रही थी कि उन्हें जेल के अंदर मार दिया गया है। आज इमरान की बहन ने उनसे मुलाकात कर साफ कर दिया कि इमरान खान जिंदा हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा सेहत उनकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान को लेकर पाकिस्तान में सियासी संग्राम जारी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने इमरान की बहनों के भारतीय मीडिया से बात करने पर सवाल उठा दिए हैं। जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जेल की मुलाकात होती है कि जो सूबा आपके ज़ेरे इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। जेल में क्या हालात है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम, खबर आई इमरान खान जिंदा है।
अदियाला जेल में बहन उज़्मा ने इमरान से मुलाकात की है। उज़्मा खान ने करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। उज़्मा ने जेल से बाहर आने के बाद कहा, इमरान खान शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान का मेंटल टॉर्चर की वजह से हाल खराब है। इमरान को पूरे दिन एक कमरे में बंद रखा जाता है। इमरान खान बहुत गुस्से में है। सब असीम मुनीर जिम्मेदार है सबके लिए। 27 दिन बाद परिवार का कोई सदस्य इमरान से मुलाकात करने पहुंचा है। 5 नवंबर को उनकी बहन नौरीन ने उनसे मुलाकात की थी। दर्शकों, 25 नवंबर को इमरान के समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी ने जेल के बाहर धरना दिया। जेल प्रशासन ने किसी को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इमरान की मौत की अफवाह फैल गई थी। आशंका थी कि जेल के अंदर इमरान का मर्डर हो गया है। मुलाकात के बाद सारे कयासों पर विराम लग गया है। उधर मुल्ला मुनीर की मुश्किल बढ़ गई है। दर्शकों, खबर है कि सेना और आईएसआई दोनों जगह मुनीर का विरोध होने लगा है। मुनीर को आर्मी चीफ के पद से हटाया जा सकता है। यानी इमरान जिंदा है तो क्या मुनीर का खेल खत्म होगा? सुनिए इमरान खान की बहन क्या कह रही है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जल्दी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दर्शकों, पाकिस्तान में पत्रकार और नेता भी सामने आ गए। वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। ये जो बात की जा रही है तख्ता पलट या कू होने की या कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा, ये इस वजह से की जा रही है। ये अफवाहों का जो एक तूफान गर्म है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि कई एक बार कू हुए हैं, मार्शल लॉ लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को उतारा गया है और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो फांसियों पर भी चढ़ते रहे हैं, कत्ल भी होते रहे हैं सड़कों पर। तो वो एक हिस्ट्री एक ऐसी है, रिकॉर्ड जो है वो इतना खराब है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो सब यही समझने लगते हैं कि अब तो ऐसा ना हो जाए कहीं। इस वजह से ये एक पैनिक क्रिएट हुआ है। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि जितने माहिर पाकिस्तान के लोग हैं इस सिलसिले में कि नया से नया ड्रामा क्रिएट किया जा सके, गवर्नमेंट जितनी माहिर है ना उतना तो एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता। अब दर्शकों, इमरान खान तो जिंदा है, लेकिन मुनीर की मुश्किल कैसे बढ़ गई है, क्योंकि अब अंदर धमाके होने लगे हैं। ये देख रहे हैं आप, एक अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है, यानी पाकिस्तान के अंदर तो हमले होने लगे और इधर भारत की तैयारी पूरी है, क्योंकि मुनीर अपनी सीट बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन इस बार भारतीय नौसेना की पूरी तैयारी है। नौसेना का शौर्य आप देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज डीआरडीओ ने भी कमाल कर दिया है, यानी भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। दिखाइए, अब दर्शकों, भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हम कैसे बेनकाब करने वाले हैं उसकी एक एक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आइए दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, अभी जारी है। और मई 2025 में शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ मजबूत तैनाती कर दी है। पाकिस्तान नौसेना अपने जहाज बंदरगाह से बाहर नहीं निकल सके। आपको जानकारी दें, अरब सागर में पाकिस्तानी जहाज की आवाजाही सीमित हो गई है। 7-8 महीने से पश्चिमी अरब सागर में ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की ओर से जाने वाले व्यापारी जहाजों के रूट कम हो गए हैं। पाकिस्तान को सैकड़ों करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पीएम मोदी ने दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर मल्टी डायमेंशनल तैयारी की बात कही थी। हमारा एक एक जहाज, एक एक जवान हर पल तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर हो या लाल सागर में हुतियों को सबक सिखाना, समुद्री डाकुओं को पकड़ना हो या फिर श्रीलंका में राहत पहुंचाना, भारतीय नौसेना आज दुनिया में सबसे सतर्क, सबसे ताकतवर और सबसे मानवीय नौसेनाओं में से एक है।
और पाकिस्तान की नींद इसलिए हराम है क्योंकि उसे पता है अरब सागर में हमारा करियर बैटल ग्रुप अभी भी डटा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए पाकिस्तान चिंता में है। सुनिए जरा भारतीय नौसेना की तरफ से क्या कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर, इट इज एन ऑपरेशन व्हिच स्टिल रिमेन्स इन प्रोग्रेस। हमारा एक एक जहाज, एक एक जवान हर पल तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर हो या लाल सागर में हूतियों को सबक सिखाना, समुद्री डाकुओं को पकड़ना हो या श्रीलंका में राहत पहुंचाना, भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे सतर्क, सबसे ताकतवर और सबसे मानवीय नौसेनाओं में से एक है। पाकिस्तान की नींद इसलिए हराम है क्योंकि उसे पता है अरब सागर में हमारा कैरियर बैटल ग्रुप अभी भी डटा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। पाकिस्तान, मैंने कहा ना साजिश करने वाला है, उसने शुरुआत कर दी है। वो आतंकियों को भेज रहा है। दर्शकों आज ये खबर आई, आपको बताऊंगा मैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान में ऐसी खबर आई जो हैरान करने वाली है। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, उधमपुर में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबर है कि आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और कैसा सर्च ऑपरेशन चल रहा है देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, हर स्थिति से निपटने के लिए आज सुरक्षा बल तैयार है। और कैसी तैयारी है देखिए जरा, एमएन सुनवाइए। और आज इधर दर्शकों आप देख रहे हैं, राजस्थान के राजसमंद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। देख रहे हैं आप, ये पूरा विस्फोटक। आप सोचिए ये इतना विस्फोटक है कि 10 किलोमीटर का दायरा इससे दहल जाएगा। इसलिए चिंता होने लगी है, क्या वाकई भारत के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? लेकिन उस साजिश को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल तैयार है। आइए जरा आपको बताता हूं सुरक्षा बलों की तैयारी क्या है। जम्मू कश्मीर में 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं दर्शकों। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लट्टी इलाके में इन संदिग्धों को देखा गया है। सेना ने पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको जानकारी दें, पहले भी इस इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध जंगल की ओर भाग गए। ड्रोन और स्निफर डॉग से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हाई लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के लिंक खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात इस्लामी पर भी एक्शन जारी है। संगठन से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर रेड की गई है। कश्मीर घाटी में शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम के बाद से ही सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है और कश्मीर में आतंकी और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर एक्शन जारी है। आपको बताते हैं, हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। जम्मू संभाग के हर एक जिले में रोजाना 120 से ज्यादा आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच उधमपुर जिले के लाठी इलाके में आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया है। यह अभियान जो है आज सुबह शुरू हुआ, जो अभी तक लगातार जारी है। इस अभियान के दौरान लाठी के जंगली इलाकों को चप्पे चप्पे पर छाना जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन और स्नाइपर डॉग्स यानी कि वो खोजी कुत्ते जो आतंक विरोधी अभियान के लिए खासतौर पर प्रशिक्षित हैं, उन्हें भी इस ऑपरेशन में जुटाया गया है ताकि एरियल सर्विलांस के साथ ग्राउंड सर्विलांस भी सुरक्षा बलों को मिल सके और उन आतंकियों का खात्मा किया जा सके जो काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव है। लेकिन आज दर्शकों, राजस्थान से भी कोई ऐसी ही साजिश की बू आने लगे हैं। आपको बताता हूं राजस्थान में क्या हुआ है। राजस्थान में विस्फोटक का जखीरा पकड़ा गया है। राजस्थान में एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में भारी विस्फोटक जब्त किया। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री से भरी पिकअप को जब्त किया। देख रहे हैं आप, बताया जा रहा है कि गाड़ी में इतना विस्फोटक था जिससे 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक ब्लास्ट किया जा सकता था। गाड़ी से डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ बरामद की है। दूसरी विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने ड्राइवर और एक सहयोगी को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर के पास से विस्फोटक को लेकर कोई जरूरी दस्तावेज बरामद नहीं हुए। पिकअप वैन में कोई नंबर प्लेट नहीं थी। दर्शकों आप सोचिए जरा, विस्फोट को माइनिंग ब्लास्ट के लिए लाने का शक है। हालांकि पुलिस ड्राइवर और उसके सहयोगी से पूछताछ कर रही है। सभी एंगल से जांच की जा रही है क्योंकि अभी खतरा है और इसलिए
पुलिस के अधिकारी भी सख्त हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। सुबह गश्त के दौरान एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी थी, पिकअप 407 थी। चेकिंग के दौरान उसके अंदर जो डेटोनेटर और विस्फोटक गुल्ले माइनिंग एरिया में करने के लिए ले जाए जा रहे थे, जिनके लिए उनसे परमिट एंड लाइसेंस मांगा गया, तो मौके पर उनके पास नहीं पाए गए। इसलिए वेरीफाई करने के लिए पिकअप को थाने पर लाया गया और देखा गया कि उनके पास क्योंकि कोई परमिट नहीं है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और आज दर्शकों ऐसी खबर आपको दिखाने वाला जो भारत की संस्कृति से जुड़ी है, सनातन से जुड़ी है और भारत की पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई है। लेकिन आज रिकॉर्ड बना है दर्शकों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, इस सालों में रिकॉर्ड एक बार बनता है जो आज काशी में बना है। आपको बताते हैं दर्शकों, ये है वेद मूर्ति और इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दर्शकों, इतिहास रच दिया है। ऐसा ना 200 वर्षों में हुआ था जो आज वेद मूर्ति ने करके दिखाया है। दर्शकों, वेद मूर्ति ने श्लोक जो 2000 से ज्यादा हैं उसे कंठस्थ किया और पढ़ते गए। और जैसे ही उन्होंने यह काम किया, इसमें कई दिनों की मेहनत है, लेकिन लगातार अध्ययन करते रहे। उसके बाद कैसे तालियां बजी और वो भावुक हो गए, देखिए जरा। दर्शकों, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री ने भी आज बधाई दी और बताया 19 वर्षीय वेद मूर्ति ने जो किया है ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। ये बताएगा कि कैसे भारत की परंपरा, इतिहास बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना भव्य है कि इसे याद किया जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या, आपको विस्तार से बताता हूं। काशी आध्यात्म की नगरी मानी जाती है। काशी सनातन की राजधानी के तौर पर मशहूर है और इसकी गिनती संसार में सबसे पुराने नगरों में की जाती है। आज ये शहर एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पौराणिक शहर काशी में 19 साल के एक युवक ने इतिहास रच दिया। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत ने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया है। दर्शकों, खास बात क्या है कि 200 साल बाद ऐसा हुआ है, ऐसा इतिहास बना है। मतलब पिछले 200 साल में किसी ने ऐसा नहीं किया जो देवव्रत ने किया है। 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने दंडक्रम पारायण किया था। आप सुनिए उन्होंने कैसे मंत्रों का उच्चारण किया है। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत पूरा नाम है, इनका नाम है वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले हैं। वेद मूर्ति देवव्रत ने 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया है। शुक्ल यजुर्वेद की मांध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों को दंडक्रम पारायण कहते हैं। दर्शकों, ये एक कठिन पाठ होता है जिसमें सभी मंत्रों को कंठस्थ कर सुनना होता है। वेद पाठ करने के कुल 8 प्रकार होते हैं, उसमें एक है दंडक्रम पारायण। दंडक्रम पारायण को सबसे कठिन माना जाता है। इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा जाता है। एक से दूसरा पद पूरा कर लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए आपको फिर से पहला और दूसरा पद पढ़ना होता है, उसका पाठ करना होता है। इसी क्रम में 1, 2, 3 पद गाने के बाद, पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए तीसरा, दूसरा और पहला पद गाया जाता है। और पूरे पारायण को करने में 1 करोड़ से अधिक शब्दों का पाठ होता है। 1 करोड़ से अधिक। वेद मूर्ति की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। दर्शकों, पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाला हर इंसान आप पर गर्व करता है। यह हमारी गुरु परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं खुश हूं कि यह अनोखा काम उस पवित्र शहर में हुआ जहां से मैं खुद सांसद हूं। वेद मूर्ति देवव्रत की इस कामयाबी के बाद काशी पूरा शहर झूम उठा। दर्शकों, वहां साधु संतों ने उन्हें बधाई दी, फूलों की बारिश की। खुशी इतनी थी कि हर कोई उन्हें गले लगाना चाहता था।
इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उन्हें सोने के कंगन से सम्मानित किया गया है। 1,01,116 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए गए। श्रृंगेरी शंकराचार्य के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें ये सम्मान दिया गया है। और दर्शकों, बड़ी बात क्या है? ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय से। भारत रत्न और महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है, शिक्षा मनुष्य को सिर्फ विद्वान ही नहीं बनाती, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाती है, जिससे मनुष्य एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा ही उसका जरिया है। मानव सुख का मार्ग भी ज्ञान ही है। शिक्षा से ही हम नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। यानी शिक्षा आपके लिए हर वक्त काम आएगी, इसलिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH